आज के लेक्चर में हम अगस्त 2021 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए का सेक्शन बी करने वाले हैं, जिसमें हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। ये 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1 से 6 तक के क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल भी दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है? 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। इसे हमें बताना है कि ये किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आपका आए तो सबसे पहले आपने फंक्शन को करना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है भाई, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो f डैश x आपका क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6x² माइनस 2 3 जा 6x, x की डिफ्रेंशिएशन 1 होगी, माइनस 36 और प्लस 7 की 0। तो 6 मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बनेगा x² माइनस x माइनस 6। ये आपका डेरिवेटिव आएगा। ये हमारी डिफरेंशिएशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखते हैं x² माइनस x माइनस 6, यहाँ 1 है। हमें 1 कैसे फैक्टर करने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए, और 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, 3 2 जा 6। तो आप ध्यान दें, इसके फैक्टर बनने वाले हैं x माइनस 3 x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस x माइनस प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो ये बनेगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है। आफ्टर दैट, ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि जिस भी फंक्शन को आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना है या उनके पॉइंट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। क्लियर? तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 नंबर्स की प्रोडक्ट आपकी 0 है, तो इनमें से कोई एक तो जरूर 0 है। तो 6 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 6 तो 6 है, नॉन जीरो नंबर है। तो या तो x माइनस 3 0 है या x प्लस 2 0 है। यहाँ से आया कि x3 और x2 को राइट साइड में ले जाओ तो x माइनस 2। हमें 2 ऐसे पॉइंट्स मिल गए हैं जिन पर हमारा डेरिवेटिव 0 है। जिन पॉइंट्स पर हमारा डेरिवेटिव 0 होता है वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। मींस उन पॉइंट्स पर ना तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग। जैसे मैं एक बार आपको समझाना चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि देखो बेस क्लियर होगा तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर लो, आपको भाई मिल जाए, आप सॉल्व कर लोगे। तो अब ये क्या कह रहा है कि -2 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? वो किसी भी फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप होता है। ठीक है, और दूसरा ये कह रहा है कि 3 पे 0 है। मैं जस्ट एक आपको आइडिया बता रही हूँ। तो हो सकता है कि फंक्शन कुछ इस टाइप का है, एक आइडिया, नॉट द रियल वन। मैं रियल वन नहीं बता रही, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि जो ये 2 पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट पर जो टेंजेंट है -2 पर वो हॉरिजॉन्टल है, तभी उसका स्लोप 0 है। भाई 2 पॉइंट पर हमारा डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब -2 पॉइंट, मैं 2 बोल रही हूँ बार बार, वो -2 है। -2 पर हमारा डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब -2 पर जो हमारा टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है। इसका मतलब वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो वहाँ ना तो फंक्शन बढ़ रहा है ना घट रहा है, स्टेबल है। ठीक है, सेम 3 पर भी ऐसा ही हो रहा है। अब ये मैं नहीं बता सकती कि कर्व ऐसा ही बन रहा होगा, हो सकता है कि कर्व ऐसा भी हो। ठीक है ना भाई, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, इस तरह से। तो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन एवर वी आर पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड वी आर गेटिंग सम पॉइंट्स, देन दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज। Critical values means the function is neither increasing nor decreasing at those points। वो हमारे स्टेबल पॉइंट हैं, वहाँ हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब क्या करें?
अब क्या होगा कि इन पर तो हमारा फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट रियल लाइन। अब कंप्लीट रियल लाइन पर ये 2 पॉइंट तो ऐसे हो गए जहां फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, तो इन 2 पॉइंट्स को छोड़ दे तो हमारी जो पूरी रियल लाइन है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ध्यान देना है, यहाँ लिख दूँ मैं -3, इधर -4 नंबर लाइन है, एंड लेस है। तो देखो -2 पे तो हमें बिहेवियर नहीं पता, तो -2 से पहले सारे पॉइंट्स, -2 और 3 के बीच के सारे पॉइंट्स, और 3 के बाद के सारे पॉइंट्स। ये 3 इंटरवल हमारे ऐसे बनते हैं जिनमें किसी इंटरवल में हमारा फंक्शन पूरे का पूरा इंक्रीजिंग होगा, किसी में पूरे का पूरा डिक्रीजिंग। क्योंकि जो ये शेप बनती है ना बेटा, मैं एक आइडिया दे रही हूँ, मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ कि दिस इज नॉट द रियल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आप सिर्फ ये समझो कि आप खुद समझो, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो ये जस्ट यू आर इंक्रीजिंग, और अब आपने उतरना है तो कोई आपके पास एक रेस्ट पॉइंट आएगा, जब भी तो आप नीचे उतर रहे हो ना, दिस इज द टॉप वन। क्लियर? तो ये इंक्रीजिंग है, यहाँ रुके, ये डिक्रीजिंग चल रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो अब इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज, बट दिस इज नॉट द रियल ग्राफ। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता था कि भाई यहाँ तक फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, आगे आधा भाई आगे हो सकता है कि ये इंक्रीज था या डिक्रीज था, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, बट है इसी इंटरवल में सब कुछ। तो ये 3 इंटरवल हम लेंगे, 2 से -2 से पहले, -2 और 3 के बीच में, एंड मोर देन 3, और अब उस इंटरवल में हम डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक बार बेस बनाने के लिए किया है, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों इंटरवल्स में f' का बिहेवियर स्टडी करेंगे। जिस इंटरवल में आपका f' पॉजिटिव होगा वहाँ पर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में आपका f' नेगेटिव होगा उस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये चीज़ अब मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये 2 वैल्यूज़ आ गई, तो ये वैल्यूज़ रियल लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। आपको समझ ना आए तो आप एक बार रियल लाइन ड्रॉ कर लेना, 0 1 2 3 4, ठीक है भाई, और -1 -2 -3, तो ये आप निशान लगा लीजिएगा, यहाँ पर डॉट लगा लीजिएगा। एक इंटरवल ये है, एक ये है, और एक ये है। तो दीज वैल्यूज़ 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, ये भी आपने ध्यान रखना है। दीज वैल्यूज आर डिवाइडिंग रियल लाइन इन 3 इंटरवल्स, इन 3 इंटरवल्स लिख लेना भैया, ठीक है। तो इंटरवल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, -2 गलत लगा गई भाई, मैं ये यहाँ उल्टा कर गई, ये -2 है और ये 3 है, जस्ट अंडरस्टैंड। तो -2 से लेस, -∞ से -2 ओपन है क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं है। सेकंड इंटरवल होगा ओपन -2 से 3 तक, ठीक है। और थर्ड इंटरवल हमारा होगा 3 to ∞। यानी फर्स्ट इंटरवल में वो वैल्यूज हैं जो -2 से लेस हैं, सेकंड इंटरवल में x की वो वैल्यूज है जो -2 से ग्रेटर है बट 3 से लेस है, और थर्ड इंटरवल में वो वैल्यूज है जो 3 से ग्रेटर है और ∞ से लेस है। तो उन पर अब हम f' का बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं। कैसे हम स्टडी करेंगे? नंबर 1 हम ले लेते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। ध्यान देना है भाई, x -∞ टू -2 है, इसका मतलब x किससे लेस है? -2 से लेस है। क्लियर? हमें इसका बिहेवियर देखना है। ये जो f' है ये इन 3 की प्रोडक्ट है, 6 की, x-3 की और x+2 की। 6 तो पॉजिटिव है, तो इन दोनों का साइन हमने देखना है, वैल्यू नहीं देखनी, जस्ट साइन देखना है। अब आप जरा ध्यान दो, ये क्या है? x-3, x-2 से लेस है, तो दोनों तरफ मुझे चाहिए x-3, तो मैं दोनों तरफ 3 माइनस कर दूं, तो x-3 लेस देन -2 -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, तो ये आ गया x-5 इज लेस देन -5, नहीं x-3 इज लेस देन -5। ये वैल्यू -5 से लेस है, जो वैल्यू -5 से लेस है वो नेगेटिव है, 0 से लेस है, तो इसका मतलब x-3 इज नेगेटिव। क्लियर? ऑल्सो जरा ध्यान से देखना,
x -2 से लेस है, 2 को मैं इधर ले आऊं तो x + 2 किससे लेस है? 0 से लेस है। जो वैल्यू 0 से लेस है वो वैल्यू भी हमारी क्या होगी? नेगेटिव होगी। गॉट इट। अब हम f' पर आते हैं। अब हम f' पर आते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, जब x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो f' का साइन क्या है? ध्यान देना है। 6 पॉजिटिव है, x - 3 नेगेटिव है, x + 2 अगेन नेगेटिव है। 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव मिलकर ओवरऑल क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। यानी कि f' इज ग्रेटर देन 0 आ गया। कब? जब ये इंटरवल है तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -∞ टू -2। क्लियर है? अब हम सेकंड इंटरवल डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? जब x -2 और 3 के बीच में है, x बिलोंग्स टू -2, 3। अब ये बात ना थोड़ा आप लेस देन ग्रेटर देन के साइन में लेके चले। जो नंबर -2 और 3 के बीच में वो -2 से बड़ा है, ध्यान देना, यानी x -2 से तो बड़ा है। भाई इसको आप ऐसे लिखोगे, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, तो x -2 से तो बड़ा है और 3 से लेस है। और हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें भी x -3 और x + 2 आ रहा है। तो यहाँ से जरा ध्यान से देखो, 2 को मैं इधर ले आऊँ तो x + 2 क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। एंड 3 को मैं यहाँ ले आऊँ तो x - 3 क्या हो गया? लेस देन 0। तो x - 3 तो नेगेटिव आ गया, x + 2 पॉजिटिव आ गया। जब आप f' को देखोगे तो 6 पॉजिटिव है, x - 3 नेगेटिव है, थर्ड फैक्टर जो x + 2 है वो पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो f' आपका क्या आ गया? नेगेटिव। कब? सेकंड इंटरवल में। इसमें तो इसमें हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। हमसे केवल ये पूछा गया है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो सेकंड में तो ये इंक्रीजिंग है नहीं। और अब हम बात करते हैं थर्ड इंटरवल की। जब x 3 to ∞ को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x 3 से बड़ा है। फैक्टर बनाने के क्या फायदे हैं कि आप ये दोनों वैल्यूज x - 3 का भी साइन देखो और x + 2 का भी। ये है भाई अब आपका x 3 से बड़ा है, 3 को इधर ले आओ तो x - 3 0 से बड़ा हो गया। भाई 3 इधर आ गया, या दोनों तरफ 3 माइनस कर दो, इनइक्वालिटी +1 में कर रखी है, तो x - 3 आपका 0 से बड़ा हो गया। एक आ गया। अब बच गया x + 2। x 3 से बड़ा है, दोनों साइड्स 2 ऐड कर दो तो x + 2 बड़ा हो जाएगा 3 + 2 से, यानी कि x + 2 किससे बड़ा हो गया? 5 से। 5 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा है, तो x + 2 किससे बड़ा हो गया? 0 से। तो x + 2 आपका पॉजिटिव आ गया, x - 3 भी पॉजिटिव आ गया, 6 भी पॉजिटिव है। तो जब आप यहाँ इस वैल्यू को रखोगे तो आपका f' पॉजिटिव आ जाएगा, और f' पॉजिटिव आ जाएगा तो आपका फंक्शन इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है। तो हम कहेंगे कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, दो इंटरवल में है, इसमें और इसमें, तो हम कहेंगे -∞ टू -2 यूनियन 3 to ∞। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, लीनियर फैक्टर करके उनसे पॉइंट्स आते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है तो पूरी रियल लाइन 2 पार्ट्स में बट जाएगी, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो पूरी रियल लाइन 3 इंटरवल्स में बट जाएगी, 3 पॉइंट आ रहे हैं तो 4 इंटरवल में बट जाएगी। अब उन सब इंटरवल्स में हमने f' के साइन को चेक करना होता है। अगर f' थ्रू आउट पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, f' थ्रू आउट नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। अगर f' उस इंटरवल में भी अपना साइन अप डाउन कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है, तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाता है। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया है। कई बार ऐसा भी करते हैं बच्चे कि मान लीजिए ये इंटरवल है आपका, तो आप स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर ले सकते हो। मान लो पहला ही इंटरवल ले लिया कि x -2 से लेस है, तो हमने इमेजिन कर लिया कि -2 से लेस इधर आना है, तो x को हमने -2.1 ले लिया। और अब हम f' को डिस्कस करते हैं।
ठीक है, ये और भी इजी पड़ता है वैसे। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 6 इंटू -2.1 -3 और -2.1 +2। ध्यान देना 6 दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव, -2.1 में से 2 माइनस करोगे तो -0.1, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल ये हो जाता है पॉजिटिव। तो ये थोड़ा सा क्या है कि ये एक जनरल तरीका नहीं है, आपने केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको लेके दिखाया है -2.1 पे, क्लियर, केवल -2.1 पे, लेकिन आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से भी करते हो। तो ये कुछ बच्चों को अगर ये तरीका इजी लगे तो आपने क्या करना है कि इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को इसमें पुट करना है और इस एफ डैश एक्स के साइन आपने चेक करने हैं, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, सेम केस आपने यहाँ करना है कि -2 से बड़ा है और 3 से लेस है तो 0 ले लिया बीच में हमने, 3 से बड़ा है तो 3.1 स्लाइटली लेते हैं, वैसे हम स्लाइटली लेस या ग्रेटर। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। दिस वन इज़ द बेस्ट, जो सही तरीका है वो ये है, ये आपका शॉर्टकट है। Question number 8 is from application of integrals. Find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square and the line y is equal to 4. भाई y is equal to x square क्या है? पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? अपवर्डेड पैराबोला है। तो ये हमने बना दिया अपवर्डेड पैराबोला, y is equal to x square, y is equal to 4 क्या है? y is equal to 4 is a straight line which is parallel to x axis and intersect y axis at 4. So this is the line y is equal to 4. अब हमें इस पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है, जो कि ये सारा है। बट हम कभी भी ऐसे डबल एरिया फाइंड ही नहीं करते हैं ड्यू टू सिमेट्री। हमें पता है कि जो एरिया इधर लेफ्ट में है वही एरिया इधर राइट में है। तो अगर हम ये केवल राइट साइड का एरिया अपना फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जो कि इजी रहेगा, तो ये इसका डबल हो जाएगा। क्लियर, तो हम इसको नाम दे देते हैं O A B C O। ये सारी बातें जो मैंने बोली है वो आपने लिखनी है कि y is equal to x square is an upwarded parabola and y is equal to 4 is a line parallel to x axis। तो रिक्वायर्ड एरिया, ध्यान देना है भाई, अब आपने रिक्वायर्ड एरिया का क्या नाम है? O A B C O, O A B C O। हम वापिस आ जाते हैं वहीं पर, इज डबल ऑफ एरिया, वो इस एरिया का डबल है, ओ ए बी ओ का डबल है, डबल ऑफ एरिया ओ ए बी ओ। ठीक है भाई, ओ ए बी ओ, ये जिसको मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रही हूँ, इस एरिया को हम फाइंड कर लें तो इसका डबल करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब एरिया निकालने के हमारे दो तरीके होते हैं। अगर हमारा ग्राफ की लिमिट एक्स एक्सिस पर शो हो रही है ए से बी तक, तो हमारा एरिया क्या होता है? y ऑफ डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि लिमिट ए से बी कहाँ दे रखी है? एक्स एक्सिस पर। लेकिन अगर हमारे ग्राफ की लिमिट ए से बी वाई एक्सिस पर शो हो रही है, वाई एक्सिस पर, ठीक है ना, तो हमारा एरिया कैसे निकलता था? एक्स ऑफ डी वाई फ्रॉम ए टू बी। अब लिमिट यहाँ नहीं है, कर तो हम यहाँ से भी सकते हैं डिफरेंस करके, पहले लाइन का एरिया निकालेंगे फिर पैराबोला का, फिर वो लंबा पड़ेगा। आप इधर देखिए, अगर मैं ऐसे स्ट्रिप्स यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ हॉरिजॉन्टल, तो 0 से लेकर और मैं ये स्ट्रिप कहाँ तक ड्रॉ करती जा रही हूँ? 4 तक, 0 से 4 तक, किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। तो ये एरिया हमारा क्या होगा? 2 टाइम्स एक्स डी वाई। भाई एक्स का क्या मतलब है? एक्स की वैल्यू कर्व में से लेनी है, उसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 4 तक। अब x की वैल्यू क्या आएगी वो देख लो। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? y के, तो दोनों तरफ जब अंडर रूट लोगे तो x क्या आएगा? प्लस माइनस रूट y। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो रूट y। तो बिकॉज एरिया लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। तो x आपका हो जाता है रूट y। तो यहाँ अब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 इंटू 0 to 4 रूट y, ध्यान देना है रूट y का मतलब y की वैल्यू पावर 1/2 dy। इंटीग्रेट कर दीजिए, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये मैंने करवा भी रखा है चैप्टर, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो आराम से इसके सारे क्वेश्चंस। तो 2 ये हो जाएगा y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 बिटवीन द लिमिट्स
0 to 4, 3/2 को रेसिप्रोकल करके बाहर ले आओ तो ये तो हो जाएगा 2 × 2/3 और y की पावर 3/2 की लिमिट हम रखेंगे 0 to 4, इट विल बी 4/3। यहाँ पहले हम अपर लिमिट रखेंगे 4 × 3/2 माइनस 0 × 3/2 रखेंगे, वो 0 हो जाएगा तो इसे मैं यहाँ छोड़ रही हूँ। 4 × 3/2 को कैसे सॉल्व करोगे भाई, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब कितना होगा 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोबेबिलिटी में से है बेटा, बेस थ्योरम है। कैसे पता लगता है देखें जरा ध्यान से। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, एक बैग में से एक बॉल निकाली, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। जब हमें पहले ही बॉल का कलर पता लग रहा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, कलर पहले ही बता दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। तो इस तरह का क्वेश्चन 100% बेस थ्योरम पर डिपेंड करता है। तो किस तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है 13.34 तक शायद मैंने, तो बेस थ्योरम के सभी क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, आप वहाँ से देखें। बैग 1 में 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, बैग 2 में 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब ये कहता है कि एक बैग में से एक बॉल निकाली है, तो दो ही बातें होंगी, या तो मैंने बैग 1 चूज़ किया है या मैंने बैग 2 चूज़ किया है। तो लेट E1 बी द इवेंट, ठीक है ना भाई, दो ही इवेंट होंगे जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होंगे, क्योंकि इन दोनों के मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब E1 में से पहले बैग में से बॉल ले रहे हैं तो दूसरे में से नहीं लेंगे, दूसरे में से ले रहे हैं तो पहले में से नहीं लेंगे, और इन दो के अलावा और कोई बैग हमारे पास है नहीं। तो लेट E1 बी द इवेंट दैट बैग नंबर 1 इज चूजन, ठीक है, एंड E2 बी द इवेंट दैट बैग नंबर 2 इज चूजन। क्लियर। अब बैग कितने हैं भैया, 2, तो 2 में से एक बैग चूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी हो गई 1/2, E2 की भी कितनी हो गई 1/2। अब हमें क्या पता लगा कि हमने एक बॉल निकाली और वो रेड कलर की आ गई, तो उस इवेंट को अब हम नाम देंगे A, ठीक है। लेट A बी द इवेंट दैट अ रेड कलर बॉल इज टेकन आउट, ठीक है भाई, और रेड कलर बॉल इज टेकन आउट, यानी रेड कलर की बॉल हमारे हाथ में आ चुकी है। तो दो बातें होंगी, क्या होंगी कि भाई मैंने पहले बैग नंबर 1 को चूज किया, फिर मैंने उसमें से रेड कलर की बॉल निकाली, ठीक है। मैंने पहले बैग नंबर 1 को चूज किया और फिर उसमें से रेड बॉल निकाली, यानी कि पहले बैग चूज हुआ फिर बॉल निकली A/E1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आएगा भाई, रेड बॉल फ्रॉम बैग नंबर 1। तो बैग 1 में बॉल्स कितनी हैं, 3 रेड है और 4 ब्लैक है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई 3/7, ठीक है। या फिर 2 केसेस अराइज लिखना था, 2 केसेस भी लिख दिया, इट्स इनफ। तो ये A/E2 का मतलब पहले भाई मैंने रेड उसको फर्स्ट बैग की जगह सेकंड बैग चूज़ किया, सेकंड बैग में से रेड बॉल बाहर निकाल ली, तो हम यहाँ लिखेंगे रेड बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम सेकंड बैग। सेकंड बैग में कितनी है भैया 5, टोटल कितनी है 11। क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड बैग की भी 1/2, क्योंकि बैग ही 2 हैं। रेड बॉल मेरे हाथ में आ चुकी है। अब मैंने बैग 1 चूज कर लिया, उसमें से रेड बॉल ली, तो 3/7। बैग 2 चूज कर लिया, उसमें से रेड बॉल ली, 5/11। करना क्या था, हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी थी कि बॉल तो पहले रेड आ चुकी थी, वो सेकंड बैग में से है या नहीं। नाउ है भैया, नाउ वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी गिवन दैट द बॉल इज रेड, और हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि बॉल इज टेकन फ्रॉम
बैग नंबर कौन सा भाई, बैग नंबर सेकंड, गिवन दैट इट इज रेड, गिवन दैट इट इज रेड, भाई बता दिया है उसने हमें पहले कि भी वो रेड है, गिवन दैट इट इज रेड, ए नीचे आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और सेकंड में से हमने निकालना है, तो E2 बाय ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो यहाँ अब हम मेंशन करेंगे यूजिंग बेज थ्योरम, ठीक है। गिवन दैट रेड है, यानी रेड पहले हो चुकी है, बॉल हमारे हाथ में आ चुकी है, सेकंड बैग में से निकालनी है, तो इसकी क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, और नीचे इनका सिग्मा आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, और यही रिजल्ट फिर यहाँ आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, पुट द वैल्यूज एंड जस्ट सॉल्व। तो फटाफट हम वैल्यू रख देते हैं, 1/2 A बाय E2 की वैल्यू है 5/11, डिनोमिनेटर में देखो तो 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। आई थिंक आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, और शुड आई सॉल्व, चलिए देखते हैं। न्यूमरेटर में आ जाता है 5/22, डिनोमिनेटर में आ जाता है 3/14 प्लस 5/22। 14 और 22 का LCM तो मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। 2 7 जा 2 11 जा 7 2 जा 154 आ जाएगा भाई, 154 आपका LCM आएगा। तो न्यूमरेटर में आ गया 5/22, डिनोमिनेटर में 154 LCM आया, 11 3 जा 33, 22 7 जा 554, 7 5 जा 35। तो न्यूमरेटर में आया 5/22, रिवर्ट कर दो इसको, 154, 33 और 35 68, 22 7 जा, और ये 35/68 आपका आंसर आ जाएगा। आई विल लाइक टू टेल इट, यस वी आर करेक्ट। तो ये हमारी 68 में से 35 बार ऐसा होगा कि बॉल हमारी सेकंड बैग में से आएगी। And this is the last question of this lecture also, and section B also, and this is from your 3D. Find the shortest distance between these two lines. ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट में बताऊंगी, थोड़ा सा कि we will compare this line, ठीक है, कंपेयरिंग, या तो आप इनको सबसे पहले ऐसा कीजिए, लाइंस क्या है, चलिए, r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के, r इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2 के। लाइन की इक्वेशन से हमें क्लियर होता है कि इस पॉइंट से तो हमारी लाइन पास कर रही है, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, क्लियर। ये इस लाइन इन पॉइंट से 2 -1 -1 से सेकेंड लाइन पास कर रही है, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, क्लियर है। तो हम इसको यहाँ 1 और 2 लिखें, और यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 विद, ध्यान देना है, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। a1 a2 वो पॉइंट्स हैं जिनसे आपकी ये पर्टिकुलर लाइन पास कर रही है, और b1 और b2 उनके डायरेक्शन रेशियो है। तो फर्स्ट लाइन की जब हम बात करते हैं, ध्यान देना, तो वेक्टर a1 है i प्लस 2j प्लस के, सारा खेल इन्हीं का है, और वेक्टर b1 है i माइनस j प्लस के। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, सबसे आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है आपने सिर्फ, तो आपने a1 b1 a2 b2 रिकॉग्नाइज करना है। वेक्टर a2 आपका है भैया 2i माइनस j माइनस के बेटा, और वेक्टर b2 आपका है 2i प्लस j प्लस 2 के। आ गया। अब आपको ना फॉर्मूला याद होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला होता है b2 क्रॉस b1 डॉट a2 माइनस a1 का मॉडुलस, और डिवाइडेड बाय b2 क्रॉस b1 का मॉडुलस। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है। यानी हमें दो चीज़ें निकालनी हैं, हमें b2 क्रॉस b1 निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और a2 माइनस a1 निकालना है। a2 माइनस a1 तो बिल्कुल सिंपल है, मैं यहाँ b2 क्रॉस b1 निकालती हूँ पहले। b2 क्रॉस b1 का मतलब i j
के B2 के एलिमेंट्स 2 1 2, B1 के जो हैं यहाँ वैल्यूज़ 1 -1 और 1 डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर लीजिए। लास्ट लेक्चर में भी आया है ये 2 मार्क्स में भी इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट। तो I इंटू 1 + 2, ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट है, माइनस जे ये रो कॉलम 2 - 2 और प्लस के इंटू -2 -1 यानी कि -3। तो ये हमारा बनेगा 3i 0j -3k। ये आपका हो गया B2 क्रॉस B1 वेक्टर। इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो पहले हम ले लेते हैं B2 क्रॉस B1 का मैग्नीट्यूड। वो क्या होता है, सभी कोफिशिएंट इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर का अंडर रूट, 9 + 9 18 का अंडर रूट, ये आ जाएगा 3√2। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने निकालना है A2 - A1। तो वेक्टर A2 - A1 चलो मैं लिख ही देती हूँ, 2i - j - k माइनस i + 2j + k, माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा i - 3j -j -2j 3j और माइनस के ये -2k आ गया। ये आ गया A2 - A1, ये आ गया B2 क्रॉस B1। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी अब हमने निकालनी है, पहले ही सारी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। B2 क्रॉस B1 डॉट A2 - A1। B2 क्रॉस B1 है 3i + 0j, मैंने जानबूझकर 0j यहाँ लगा दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई j की टर्म नहीं है, -3k। और डॉट में A2 - A1 ले लो तो i - 3j - 2k। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलती है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो इसका कंपोनेंट 3 है और इसका 1 है, 3 × 1 + 0 × -3 और प्लस -3 × -2। और उसका भी वैसे तो हमें मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का मतलब हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेनी है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। तो ये बन गया 3 + 0 + 6 का मॉडुलस, यानी कि ये आ गया 9 का मैग्नीट्यूड। तो ये तो आ गया 9 और डिनोमिनेटर में आ गया 3√2। अब ये मैं आपको फॉर्मूला पहले ही लिख चुकी हूँ, तो दोबारा अब मैं इस फॉर्मूले को नहीं लिखूँगी। ये आपकी होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। तो उसको यूज करते हुए, उस फॉर्मूले को यूज करते हुए B2 क्रॉस B1 डॉट A2 - A1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 9। नीचे वाले की वैल्यू कितनी थी 3√2, 3 3 जा 9, ये आया 3/√2। जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो कोशिश करें रैशनलाइज कर दें, बेटर रहता है। 3√2 × √2/√2, तो ये बन जाएगा 3√2/2 यूनिट्स। ये है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन लाइंस। तो ये आपके 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे, 16 मार्क्स का आपका हो जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 6 क्वेश्चंस कराए थे 2 मार्क्स के, 12 मार्क्स वहाँ कवर हो जाते हैं। तो ये 16 + 12 28 मार्क्स आपके यहाँ कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करेंगे जिनमें इंटरनल चॉइस आपको मिलती है। तो 40 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें कि लेक्चर समझ आ रहे हैं या नहीं। थैंक यू।